Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is natural resources like land, soil and water. Now before starting the chapter we have to know some important terms like what do you mean by conservation? Conservation means wise use of resources, avoiding misuse and wastage. Next is pathogenesis, that is the long term process of soil formation. Soil depletion, the infertility of soil created by certain crops grown again and again on the same plot of land. Next is deforestation, that means destruction of forested areas due to irrational felling of trees. Next is hydrological cycle, the movement of water between various spheres of the earth, from ocean, hydrosphere to atmosphere, and from there to lithosphere, and finally to the hydrosphere again. Next is pollution, mixing of impurities in a water body that exceeds the permissible limits. Next is conservation. Conservation means wise use of resources, avoiding misuse and wastage. Now let's start the chapter. Now this chapter means natural resources, यानी जो environment से हमें resources मिलते हैं. For example, जैसे soil, land, water, vegetation, animals, these all are natural resources. Okay? तो अब हर जगह क्या है, हर जगह क्या सेम चीज़ होती है? लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल्स, ये फिर भी सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या मिनरल्स और एनर्जी सेम हो सकती है? नो, मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. हर जगह पर आपको अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे, अलग अलग वेजिटेशन मिलेगी, अलग एनिमल्स मिलेंगे, वहाँ की सोइल भी जो है अलग होती है. ओके, तो द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल ऑफ a region. Besides the cultural values and the level of technological development of the people also affect the intensity of utilization of resources. जैसे natural resources जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको कितनी टेक्नोलॉजी आती है, उनके पास कितने आइडियाज़ हैं कि वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी कुछ वैल्यू होती है, उनका कुछ मीनिंग होता है. ओके, तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विच इज़ हाईली यूजफुल एंड फंडामेंटल फॉर एग्रीकल्चर, बट unless man tills the land, sow the seed, fertilize the land with manures and fertilizers, irrigates it, sprays insecticides and pesticides and reaps the harvest, the land may not turn into a useful resource. यानी जैसे हमारे पास एक लैंड रिसोर्स है, ओके, हमारे पास ज़मीन तो है, लेकिन जब तक ह्यूमन बीइंग उसको टिल्ट नहीं करेगा, उसमें क्रॉप बोएगा नहीं, उसको काटेगा नहीं, इरिगेट नहीं करेगा, पानी नहीं देगा, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेगा, इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करेगा, तो क्या वो जो लैंड है उसका कुछ वैल्यू होगा? वो हमारे लिए यूज़फुल होगी? नो. ओके, तो उसको यूज़फुल रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है. ह्यूमन बीइंग ही किसी भी मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाता है. ओके, सी कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हमें एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी कॉस्टिंग लगानी पड़ती है. तो हम क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को छोड़ देते हैं, उन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं. हो सकता है आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको यूज़ करें, हो सकता है तब तक उस पर इतनी कीमत लगानी ना पड़े. तो इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है रिसोर्सेज हैं वो चेंज होते जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर रिसोर्स है, ओके, हमारे पास बहुत सारे सीज़ हैं, बहुत सारे ओशियंस हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें यूज़ करना नहीं आएगा, क्या है वो, सलाइन है, खारे पानी है, तो हमें पीना तो नहीं है उसे, डोमेस्टिक यूज़ में हम उसको नहीं ला सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्या इतने बड़े सी, इतने बड़े ओशियन का जो पानी है उसको डीसैलिनाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर पाते हैं. तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर पानी की कमी होती है, कुछ पानी को हम वहाँ से कुछ एरिया जो लेकर और उस पानी को क्या करेंगे, हम उसको सॉल्ट को रिमूव कर देंगे ओशियनिक वाटर से, ताकि उस पानी को भी हम यूज़ कर सकें. ओके, तो इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है किसी भी अनयूज़फुल यानी किसी भी वेस्ट चीज़ को यूज़फुल में ला सकता है, यूज़फुल बना सकता है, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास कैपिटल है और उसके पास स्किल्स हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैंड रिसोर्स.
लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लैंड से ही फुलफिल होती हैं। इट प्रोवाइड्स मोर देन 95% ऑफ देयर फूड रिक्वायरमेंट, ग्रेटर पार्ट ऑफ क्लोथिंग एंड housing and all the needs and wants of wood for fuel, construction and for transportation. Although land is available universally, yet it not equally useful everywhere. Besides, its utilization also varies greatly. तो हमारी सारी चीज़ें, चाहे वो हमारे खाने की प्रॉब्लम है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, क्लोथिंग की प्रॉब्लम है, फ्यूल की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हमारी कहाँ से फुलफिल होती हैं? लैंड से फुलफिल होते हैं। ओके, Now, the availability of land or human use is very limited. Land covers less than 30% of the total area of the earth's surface. Even all parts of the small percentage are not habitable. आपको पता है 70% क्या है हमारे पास? वाटर है हमारी अर्थ पर, 30% ही क्या है? लैंड एरिया है। तो क्या जो 30% एरिया है, क्या वो पूरा रहने लायक है? नहीं, वो हैबिटेबल, हर जगह हैबिटेबल नहीं है। तो कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। ओके, तो टोपोग्राफी ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट आर द मोस्ट पोटेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर? टोपोग्राफी ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट, यानी लैंड कैसी है वहाँ की, वहाँ पर खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है, और दूसरा क्लाइमेट कैसा है उस जगह का। ये दो चीज़ें डिटरमाइन करती है कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी। जो ईजी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है और जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? रह भी सकते हैं, हम काम भी कर सकते हैं, जहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तो पॉपुलेशन भी इस तरीके से वेरी करती है। Now, fertile plains and river valleys are densely populated as they are suitable for agriculture. इसी तरीके से जो plains हैं वो भी densely populated होते हैं, जहाँ पर मिनरल मिलेंगे वहाँ पर लोग क्या करते हैं? मिनरल की फैक्ट्रीज लगा देते हैं, तो वहाँ पर भी लोग बहुत सारे मिलेंगे, आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। तो टोपोग्राफी जो है लैंड की और जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा एरिया ज़्यादा हैबिटेबल है और कौन सा इनहैबिटेबल है। ओके, नाउ लैंड यूज़। लैंड जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, ओके, एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। दिस इज नोन एज लैंड यूज़। और इसको क्या कहते हैं? लैंड यूज़, यानी लैंड का हम यूज़ कर रहे हैं फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, ग्रेजिंग एनिमल, बिल्डिंग हाउसेज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। इस तरीके से हम लैंड का क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लैंड यूज़, यानी जो लैंड हमारे यूज़ में आ रही है दैट इज़ लैंड यूज़। The proportion of the land but to such uses varies from one region to other. Okay, this is called land use pattern. अब हर जगह पर अलग अलग तरीके से लैंड यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है कल्टीवेशन के लिए अलग लैंड यूज़ होती है, रहने के लिए अलग होती होगी, मिनरल्स जो है माइनिंग के लिए वो लैंड अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में जो है लैंड यूज़ के डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं। ओके, सी द टेबल, हेयर इज अ टेबल लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज। जैसे आपको कुछ कंट्रीज दिखा रखी है। ऑस्ट्रेलिया है, क्रॉप लैंड 0.6 एंड परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर पास्चर और फॉरेस्ट, यानी एनिमल ग्रेजिंग के लिए 56% है, फॉरेस्ट कितने में है? 14% में, और अदर यूजेस के लिए 24%। इस तरीके से इंडिया में 57 फॉर क्रॉपलैंड। सबसे ज़्यादा जो लैंड है फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर कहाँ होती है? फिर से बोल रही हूँ मैं, इंडिया का 57 पे कट लग गया। ओके, इस तरीके से हम देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है। ये आप देख सकते हो टेबल में कितना, 57% एंड पास्चर 0.4, फॉरेस्ट 22 एंड अदर यूजेस के लिए 19। ओके, इस टेबल से हमें पता लगता है कि किस तरीके से हम लैंड को यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रॉप लैंड है, ओके,
फ्रांस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम हैव मोर देन 1/4 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया अंडर कल्टिवेशन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील एंड चाइना 10% एरिया अंडर क्रॉपलैंड. Environmentally speaking, is a country must possess 33% of its area under forest. यानी अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि इन्वायरमेंट इस कंट्री का बहुत अच्छा है, उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए 33% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए. यानी इतने 33% एरिया में क्या होने चाहिए? जंगल होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए. लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो 33% जो नॉर्म है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा. ओनली कौन कौन सी कंट्री हैं? जैसे आप देखो, ब्राज़ील, कनाडा, ओके, एंड जापान, रशिया, ओके, एंड सम लिटिल बिट 32 दैट इज़ ऑफ USA. यही कंट्री हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम जिसको बोल सकते हैं. Now, animals, especially domesticated, are very useful for humans. India possesses the largest number of livestock populations, yet it has a very small percentage of area under pastures. Canada, Japan and Russia also have very small percentage of area under pasture, while Australia, United States, Kingdom, China, USA and France are fortunate in this respect. तो इस टेबल से हमें पता लगता है कि जो हमारी लैंड है वो लोग किस तरीके से अपनी कंट्री की लैंड को यूज़ कर रहे हैं. Now next is soil resources. अब हम बात कर रहे थे लैंड की, ओके. अब है सॉइल रिसोर्सेज. लैंड और सॉइल दोनों में डिफरेंस क्या है? लैंड क्या है? एक ज़मीन, एक जगह पर जहाँ हम रहते हैं. सॉइल रिसोर्सेज उस लैंड पर जो ऊपर की लेयर होती है, द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट which supports flora and vegetation is known as soil. जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ पर हम चल पाते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन होती है, ओके, एनिमल बीइंग चल पाते हैं, इस लेयर को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. फाइन. All living beings including humans directly or indirectly depend on soil for their survival. Human being की जो basic need है वो सिर्फ soil से ही fulfill हो पाती हैं. And soil is the most important natural resource for man. It is a renewable resource but soil formation is a very slow process. Renewable तो है, यानी soil जहाँ की ख़त्म होगी renew तो हो जाएगी, लेकिन बहुत slow process है, बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं इसको renew होने में. इसीलिए जो soil layer है उसके हमें सोच समझकर यूज़ करना चाहिए और हमें soil erosion और degradation नहीं करनी चाहिए. Now soil formation. कैसे बनती है सॉइल? Soil formation is a continuous process called pedogenesis. For example, parent rock, topography, climate, soil organism and time are the basic factors in soil formation. बहुत साल लग जाते हैं. पेरेंट रॉक यानी जहाँ की सोइल होती है वो कहाँ से बनती है? रॉक से बनती है सोइल. जब पानी अपने साथ, जैसे नदियाँ हैं, रिवर हैं, स्ट्रीम है, वो अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट बहा कर लेकर आती हैं, फिर जहाँ पर उनका पानी का प्रेशर स्लो होता है वहाँ पर वो डिपोजिशन को छोड़ देती है, तो इस तरीके से फिर वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं. तो इस तरीके से क्या बनती है? सोइल बनती है. ओके. और वेदरिंग, जो रॉक की वेदर होकर लेयर टूट जाती है, तो ये सारी चीज़ें पानी अपने साथ बहा लाता है, तो वो क्या बन जाती है? वहाँ की जहाँ पर वो पानी स्लो डाउन होगा वो नीचे जम जाएगी, पानी आगे चला जाएगा. तो इस तरीके से सोइल बनती है. ओके. Now parent rock have definite characteristic. Temperature and rainfall are the main climatic factors affecting soil formation. Topography affects the drainage of an area. Weathered rocks do not get accumulate on steep slopes. They move down the slope by water and under force of gravity. In plains and areas with gentle slopes, soil tend to accumulate without any difficulty. Dead plants and organisms provide humus to the soil. क्या होता है? जो ये सोइल होती है इसमें कुछ पेड़ पौधे हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं, डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स भी मिक्स हो जाते हैं. उससे जो सोइल में क्या बन जाता है? सोइल में ह्यूमस इंक्रीज होता है. यानी जितना ज़्यादा उसमें डेड प्लांट और ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितना ज़्यादा किसी सोइल में ह्यूमस होगा, उतनी ही वो सोइल क्या होगी? फर्टाइल होगी. ओके.
जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स एंड आंट्स क्रिएट स्पेस फॉर एयर एंड वाटर इन द सॉइल। वो भी क्या करते हैं, सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पर अर्थवॉर्म होते हैं और आंट्स होती हैं वहाँ की सॉइल क्या हो जाती है, ऐसे फूली फूली सी हो जाती है क्योंकि उसमें एयर आ जाती है। ओके, तो सॉइल क्या हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है। एंड एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड बाय रिवर्स आर हाईली फर्टाइल एंड डीप। सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, दो ही प्रॉब्लम है। व्हाट, फर्स्ट इज डिप्लीशन एंड सेकंड इज इरोजन। डिप्लीशन मीन्स जो खत्म होती जा रही है सॉइल, टॉप लेयर जो है वो खत्म ही होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सॉइल पर क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं उसको क्लियर करके। तो इस तरीके की क्या होती है, सॉइल डिप्लीट हो जाती है, वहाँ की सॉइल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, और सेकंड क्या है आपका, इरोजन, सॉइल इरोजन। जैसे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, या भूकंप आ जाता है, उससे जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। ओके, यानी लॉस टू सॉइल, सॉइल खत्म हो गई है, सॉइल इरोड हो गई है। ओके, जैसे रनिंग वाटर और विंड के कारण। एंड फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन। जैसे फिजिकल फैक्टर क्या हो गए, स्लोप है कहीं पर, रेनफॉल कितनी तेज आ रही है, विंड कितनी तेज है, दीज आर कॉल्ड फिजिकल फैक्टर। और ह्यूमन फैक्टर जैसे कहीं पर ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं एनिमल्स की, या फिर डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल में छोड़ देते हैं, या ओवर इरिगेशन कर देते हैं, इससे भी जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। तो हमें इन दो जो प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स हैं, डिप्लीशन एंड इरोजन, इसको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, तरीके ढूंढना चाहिए कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल, लैंड यूज़ हमने पढ़ लिया है, सॉइल क्या होती है वो हमने पढ़ ली है, सॉइल की जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ हाउ टू कंजर्व आवर लैंड एंड हाउ टू कंजर्व आवर सॉइल। क्योंकि आगे आगे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो डिमांड है लैंड यूज़ की वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। नाउ लैंड एंड सॉइल इन पर्टिकुलर, देयर इज़ अ pressing need to minimize the present rate of destruction of resources। इससे हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारी डिस्ट्रक्शन हो रही है लैंड और सॉइल की, हमें उसे बचाना होगा। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव मेथड हैं, ऐसी प्लानिंग है जो हम यूज़ करके, हम अपने स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी सॉइल को, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल द फॉलोइंग मेजर्स में बी अडॉप्टेड। और क्या करना चाहिए, फर्स्ट है टेरेस फार्मिंग। जैसे कि उत्तरकाशी इंडिया का आपको फोटोग्राफ दे रखा है, टेरेस फार्मिंग यानी ऐसे टेरेस बना के सीढ़ीदार खेती जिसको बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग होनी चाहिए ऑन हिल स्लोप्स। सेकंड इज कॉन्टोर प्लाउइंग, कॉन्टोर प्लाउइंग क्यारियां बना के जो खेती होती है। ओके, कंट्रोलिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी एक क्रॉप ग्रो की उसके बाद दूसरी फिर दूसरी, तो इससे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अवॉइड करना चाहिए। एंड कंट्रोलिंग डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अफोरेस्टेशन, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लगिंग ऑफ गुलीज एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, building of fields, creating shelter belts of trees in dry regions and ridge tilling। ये सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ करके, अडॉप्ट करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेज। अभी हमने पढ़ा लैंड रिसोर्सेज, वो भी क्या था, एक नेचुरल रिसोर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज अ रिसोर्स। क्या पीने का पानी नहीं होगा, क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नो। ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ओके, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% वाटर इन इट एंड वाटर सर्व्स मैनी अदर पर्पसेज। इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फॉर
ट्रांसपोर्ट। इतनी सारी चीज़ों के लिए जो पानी है, वाटर है, वो यूज़ होता है। तो क्या वाटर के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं? नो, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, 70% वाटर है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? अनइवन है, कुछ ओशन बने हुए हैं, कुछ लेक्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, nearly 71% area of the earth's surface is covered with water, yet all water on earth is not available for use. Nearly 97% of the earth's total water is in ocean and seas, which is saline, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो अनसुटेबल है हमारे लिए, हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और जो 2% है, दैट इज़ कंज्यूम्ड इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स विच आर इनएक्सेसिबल। सिर्फ 1% हमारे पास क्या है? फ्रेश वाटर है। सी, ओनली 1%। 1% हमारे पास ऐसा वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो रिवर्स का पानी होता है, या ग्राउंड वाटर है, या लेक्स में, या सरफेस वाटर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में जो प्रेजेंट है। ओनली 1%। इतना सा पानी हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो अब इसको देख के आपको लगता है कि आपको वाटर जो है सोच समझ के यूज़ करना चाहिए? यस, हमें पानी जो है सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। नाउ व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल, वाटर कैसे बनता है, कैसे वाटर साइकिल होती है? A teeny fraction 0.001% of the total water on the earth is present in the atmosphere as water vapor. अब ये वाटर वेपर जो है, इससे हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये कंटिन्यूसली एक मूव है, जैसे कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये इन्वायरमेंट के 4 स्फेयर हैं। तो पानी जो है इनमें घूमता रहता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। ओके, जैसे आप देखो सीज में पानी होता है, ओके, उससे क्या होता है? धूप तेज आती है तो उससे वाटर वेपर बन के वो हवा में चले जाते हैं, और उसके बाद जब इतने सारे वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं कि वो प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाते, तो क्या होती है? रेनफॉल हो जाती है। रेनफॉल से जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कुछ पानी रिवर्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स में चला जाता है, और फिर से वो पानी लेक्स में आ जाता है, सीज, ओशियंस में आ जाता है। फिर से ये वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, अलग अलग फॉर्म में, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में वाटर जो है अलग अलग लेयर में सर्कुलेट करता रहता है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ओनली 1% ऑन द अर्थ इज़ हैविंग फ्रेश वाटर। नाउ फ्रेश वाटर का क्या मतलब है? फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर इज unevenly distributed on the earth mainly because of unequal precipitation, that is rainfall. Evaporation also contribute to the unequal distribution of fresh water in regions where precipitation exceeds evaporation. There is surplus fresh water. जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, मेन सीधा सा एक कारण है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? प्रेसिपिटेशन से, ठीक है, बारिश से। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर फ्रेश वाटर है वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा। जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर फ्रेश वाटर जो है वो कम मिलता है। ओके, नाउ सरफेस वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर. Surface runoff is the principal source of surface water which reaches small streams which then join big rivers. The area which is drained by a big river and its tributaries is called a river basin. सरफेस वाटर क्या होता है? जैसे जो लेक्स हैं, छोटी छोटी लेक बनी हुई हैं, उनमें जो पानी होता है दैट इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर. तो सरफेस वाटर जो है वो जब बारिश तेज आती है तो सरफेस वाटर सारा क्या हो जाएगा? रिवर्स में मिक्स हो जाता है या स्ट्रीम्स में मिक्स हो जाता है. उसके बाद वो बड़ी बड़ी रिवर्स और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? रिवर बेसिन. ओके, वाटर फ्रॉम अ रिवर इज टेकन आउट बाय मेकिंग अ canal from it. Pipes are used for domestic and industrial purposes. The canal water is mainly used for irrigation purposes. अब ये रिवर का जो पानी है वो छोटी छोटी नहरें बना के उसको यूज़ किया जाता है. जैसे गांव में आपने देखे होंगे छोटी छोटी नहरें होती हैं, तो उसका पानी किस लिए यूज़ करते हैं? डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए
and most of the river water is used for irrigation, domestic and industrial purposes. If the rate of drawing water from a river exceed the rate of water supply, the water level decreases. अगर जो पानी का यूज़ है हम रिवर से ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन बारिश कम हो रही है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, ओके तो क्या होता है, पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और हो सकता है कुछ टाइम में जो वो रिवर है वो सूख भी जाए। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें सोच समझ के वाटर को यूज़ करना चाहिए। जैसे आप देखोगे रेनी सीजन में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जो कैनल्स हैं और रिवर हैं वो बह जाती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर लेवल हाई हो जाता है और यहाँ तक कि कई बार फ्लड भी आ जाती है। तो इसीलिए ऐसे रिवर्स पर क्या बनाने चाहिए, डैम बनाने चाहिए ताकि हम फ्लड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकें। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डैम्स? दैट इज द टॉपिक लार्ज डैम्स। During the past 5,000 years, several rivers have been dammed the world over. The first dam were merely small construction of designed to control floods and supply water for irrigation and domestic use. जो फर्स्ट टाइम जो डैम बनाया था, छोटा सा एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था कि जो फ्लड है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और जो पानी है उसको कैसे इरिगेशन की तरफ सप्लाई किया जा सकता है, ओके। नाउ दे केम टू बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब हम डैम का यूज़ किस लिए करते हैं, हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। Since 1930s and particularly between 1950 and early 1970, many large dams have been constructed. By 2000, more than 48,000 large dams have been constructed. Nearly two-thirds of the world's dams lie in Asia and about half of the world's total in China alone. सी डैम्स हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। अब हमारे पास कितने डैम हैं, 48,000 से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में डैम बन चुके हैं, क्योंकि एक तो इससे फ्लड कंट्रोल हो जाती है एंड सेकेंडली जो पानी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कैनल्स में उसका पानी सप्लाई कर सकते हैं और थर्ड द मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े डैम बनाना बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल The Balbin Dam, constructed on the Amazon River in Brazil in 1987, submerged 2.360 kilometer of natural rainforest of the Amazon basin. See, Amazon River पर जो डैम बना हुआ है वो पूरे Amazon basin को ड्रेन करता है। तभी Amazon forest जो है, सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके। It also displaced about 1/3 population of the Walman-Attori tribe. Similarly, 3 George Dam in China on the Yangtze River, the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River and the Tehri Dam on the Bhagirathi River in India have been criticized by the environmentalists. और कई बार environmentalist जो हैं, जो environment की स्टडी करते हैं, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज भी किया है कि ये डैम क्यों बनाए गए हैं, ओके। Now here is an interesting fact. The Bhakra Dam on the Satluj River in India is the highest gravity dam. That is, the Bhakra Dam on the Satluj River is the highest gravity dam, while the Hirakud Dam on the Mahanadi River, Odisha, is the longest dam in the world. The erstwhile USSR set up the Volkhov hydroelectric power station, the largest for its time, in 1928 and in 1932. And the Lenin-Dnieper hydroelectric power station with an enormous capacity of 5.58 lakh kilowatt was commissioned in 1961. The Brest power station 4 million kilowatt capacity was put into operation. And the Hoover Dam on the Colorado River in USA is one of the largest irrigation and power projects in the world. ओके तो ये आपको लर्न करना होगा। इसमें आपको लिखा हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, कौन सा जो डैम है कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यू हैव टू रीड इट वंस अगेन। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी। ओके
कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स पानी को कंजर्व करना, सुरक्षित बचा कर रखना क्यों ज़रूरी है, और इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। जैसे आपको पता है पोल्यूशन के कारण जो हमारा पानी है, जो पीने लायक 1% फ्रेश वाटर है, वो भी पोल्यूशन के कारण क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, गंदा हो गया है। ओके, तो पोल्यूशन ऑफ वाटर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम द वर्ल्ड ओवर। When impurities exceed the permissible limit in water body, it is said to be polluted। तो ऐसी चीज़ें जो पानी में एंटर कर जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, लीड, साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरिनेटेड, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, तो ये पानी को क्या कर देती हैं, पानी को कॉन्टेमिनेंट कर देती हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्योर नहीं रहता, पीने लायक नहीं रह पाता। उसके अलावा जो बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स हैं, उससे क्या होते हैं, जब पानी में बैक्टीरिया और पैरासाइट आ जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा वाटर बॉर्न डिजीज़, क्यों होती हैं ये, गंदा पानी पीने से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो जाता है, डायसेंट्री हो जाती है, डायरिया, जोंडिस, तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया एंड पैरासाइट के कारण होती है। इसीलिए हमें पानी को, जब आपको लगता है ना घर में पानी जो है वो साफ़ नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लोरिनेट कर लेना चाहिए या फिर बॉयल करना चाहिए। बॉइलिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू प्योरीफाई द वाटर। ओके, पेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, इन्फेक्ट कर देती हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, एंड दे आर ऑल्सो नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस दे रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। वाटर कैन बी फ्री टू इट्स कॉन्टेमिनेशन ओनली बाय द एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। और पेस्टिसाइड्स को कैसे पानी से रिमूव किया जा सकता है, सिर्फ डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसीलिए यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, एंड मैनी कंट्रीज में ये ऑलरेडी बैंड भी है। नेक्स्ट इज soil and water are contaminated with hydrocarbons by oil spills and petrol and diesel tanks and cleaning fluids that are flushed down the drain। इस कारण जो पानी है वो हमारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। This water once contaminated cannot be easily purified and hence has to be marked undrinkable। और ऐसा पानी साफ़ करना बहुत मुश्किल है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे जो पेट्रोल है उसको पानी से हटाया जा सके। ठीक है, हटा सकते हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं, लेकिन वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होगा सूटेबल। ओके, उसके अलावा लेड इज़ वेरी डेंजरस टू द नर्वस सिस्टम। और पानी से जो लेड है, जब हम इम्प्योर वाटर पीते हैं तो उससे कई बार क्या होती है, लेड होती है उसमें, जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। एंड सोल्ट, dissolved calcium carbonate and iron are not health problems but led to other problems like affecting the machineries, and these are however more localized problems। सोल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अगर हम पीते हैं हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन इनसे क्या होता है, जो मशीनें हैं, जो फैक्ट्रीज़ में मशीनें यूज़ करते हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये आपने देखा होगा कई बार ये लोकल प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने देखा होगा जिसके घर में खारा पानी आता है, सलाइन वाटर आता है, उससे क्या होता है, बहुत सारी मशीनें जो हैं, जैसे आरओ है या फिर वॉशिंग मशीन है, जो सलाइन वाटर को यूज़ करती हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। Besides drinking water, there are 4 other uses of water also, जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरीगेशन, एंड फॉर यूज बाय एनिमल्स एंड पोल्ट्री। And iron contamination and hard water are more serious problems of industrial activities and electricity generation। जो hard water यानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, खारा पानी जो होता है उसको hard water बोलते हैं, जो पीने लायक होता है उसको soft water बोलते हैं। Salt is more serious problem for irrigation water, water for animals and poultry like humans need water फ्री ऑफ माइक्रोब्स एंड लेड कॉन्टेमिनेशन। हम कैसा पानी पीते हैं जिसमें कोई भी पोल्यूट ना हो, कोई माइक्रोब ना हो, कोई लेड ना हो, कोई कार्बोनेट ना हो। ठीक है, सरफेस रन ऑफ कैन बी स्लोड डाउन बाय फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन
over to improve underground storage. And water harvesting is one of the methods of saving surface runoff. यानी जो हमारा सरफेस वाटर है, जो पीने लायक पानी है, वो ख़त्म ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं. वाटर हार्वेस्ट कैसे करते हैं, ऐसे टैंक बना लेते हैं अंडरग्राउंड जिसमें जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, फिर उसको साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं. Water may also be impounded by making check dams. Water is used the most for irrigating crops. Over irrigation needs to be avoided. और पानी किस लिए यूज़फुल होता है, पानी यूज़फुल होता है क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, लेकिन ओवर इरिगेशन नहीं करनी चाहिए. ओवर इरिगेशन क्या होता है, ज़्यादा पानी दे देना, उसमें टैप छोड़ दिया और फिर उसको कोई देखता ही नहीं है, खेत जो हैं वो बिल्कुल पूरे भर जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए. ओवर इरिगेशन से क्या होता है, एक तो जो क्रॉप है वो एक्सेसिव वाटर उसमें चला जाता है, क्रॉप भी हमारी ख़राब हो जाती है, दूसरा जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है. उसके अलावा क्या करना चाहिए, हमें स्प्रिंकलर्स यूज़ करने चाहिए. स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, सिर्फ फुहारे लगे होते हैं, आपने देखा होगा फील्ड्स में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जिससे पानी जो है वो, ऐसी मशीनें लगी होती हैं, पानी स्प्रिंकल होता है. ओके, तो जितना पानी पौधों को ज़रूरत होती है उस स्प्रिंकल के थ्रू प्लांट्स को पानी हम दे सकते हैं. एंड इन इंडस्ट्रीज रिसाइकल्ड वाटर मे बी यूज फॉर कूलिंग पर्पसेस. इंडस्ट्रीज़ में हम ऐसा पानी यूज़ कर सकते हैं जिसको हमने रिसाइकिल किया हो. एंड एफिलेंट्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग दैम. और डोमेस्टिक यूज़ के लिए वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड. सबसे ज़्यादा पानी जो है वो कौन करता है, ह्यूमन बीइंग ख़राब करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए. ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, पानी की वेस्टेज को अवॉइड करनी चाहिए. जितनी हमें नीड होती है उतना ही पानी करना चाहिए. जब हम ब्रश करते हैं टैप हमें खुला छोड़कर ब्रश नहीं करनी चाहिए. ठीक है, फुहारे से जो नहाते हैं, शावर जो लेते हैं, वो भी बहुत सारा पानी ख़राब करते हैं, हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपने घर में यूज़ करके एक योगदान दे सकते हो. पानी को, वाटर जो है उसको क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो. फाइन. नाउ हियर इज़ अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन. The development of resources depends on the needs, wants and capabilities of the people in a region. Cost of production and their utility is also involved. Land is a fixed asset. It covers less than 30% of the Earth's area. Topography and climate are the most potent factors in determining the distribution of population in the world. And rugged relief and waterlogged areas and extreme climatic conditions restrict human occupation. The growing population has altered land use pattern in the world. Topography, soil, climate and availability of water chiefly determine the type of land use. Soil is the uppermost thin layer of the earth's surface that supports all life. The process of soil formation called pedogenesis is very slow. Depletion and erosion are the two major problems of soil. Soil should be conserved by adopting appropriate measures. Nearly 71% of the Earth's area is covered with saline water, which is unfit for human consumption. And fresh water amounts to only 1% of the total water on the Earth. It is unevenly distributed. Rivers have been dammed for irrigation and hydroelectricity generation. Large dams throw high useful and create adverse impact on environment due to submergence of large forest areas and settlements. Water gets polluted when unwanted materials like impurities exceed the allowable limits. Drinking water must be pure. It gets contaminated by bacteria and parasites, chlorinated hydrocarbons, volatile hydrocarbons, lead, salt, etc. I hope student you have understood the chapter very well.
You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.